जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसका कि आज सेट नंबर 14 है। सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं पर डे। और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट के तो कुछ हम है ना, है ना, आप हैं तभी हम हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाइएगा दोस्तों, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट सेट बच रहा है, सेट नंबर 15 बच रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 लेकर चल रहे थे, जिसका कि सेट नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सेट नंबर 6 से हम जारी करेंगे उसको। तो उसको भी अब किताब खत्म कर मतलब खत्म करके हम दब लेंगे। तो इसको आप जरूर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा है दोस्तों। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 14 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। और जिन भाई और बंधु चाहे बहना मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्धन राजवंश का उदय, वर्धन राजवंश के उदय हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा के थानेश्वर में। ये भी याद रखिएगा। वर्धन राजवंश के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन जो है वर्धन राजवंश के वास्तविक संस्थापक है। इनको परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगर इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं दोस्तों, सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं दोस्तों, तो हर्षवर्धन है। कौन सा है दोस्तों? हर्षवर्धन। ये वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा है, और इसकी राजधानी थानेश्वर है, ठीक है। इसका राजधानी का थानेश्वर। इनका कुछ रचना भी है दोस्तों, जैसे में प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक है, रत्नावली, ये सभी जो है हर्षवर्धन के कुछ रचनाएं हैं। इन्हीं के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग जो है भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेत का निशान मिले हैं? तो जुटे हुए खेत का निशान कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज जो है 1953 में हुआ था अमलानंद घोष के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। अगर इसका खुदाई की बात करते हैं दोस्तों, तो खुदाई किसने किया था? बीके लाल थापर के द्वारा जो इसका खुदाई किया गया था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। और यहां से जो है जुते हुए खेत का साक्ष, काली चूड़ी का साक्ष, अग्निकुंड, लकड़ी का नाली और भी मिला है दोस्तों, ऊंट, चना, सरसों और अलंकृत ईंट का, ये सभी साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं दोस्तों, तो धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ स्थित है? धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में स्थित है। दोनों कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 की ओर। भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अच्छा, मौर्य वंश की बात करते हैं दोस्तों, मौर्य वंश की बात करते हैं, तो यह जो है भारत पर लगभग 137 वर्ष तक शासन किया है। इसका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका शासन रहा है, ठीक है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासन काल जो है 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन काल रहा है, ठीक है। इस वंश के यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं दोस्तों, तो बृहद्रथ, ठीक है। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो कौन है दोस्तों? अशोक है, ठीक है, जिनके शासन काल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है।
थोड़ा सा कनिष्क के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। किस वंश से है? कुषाण वंश से संबंधित है। इन्होंने जो है मतलब इसी के द्वारा जो है शक संवत का शुरुआत किया गया था। शक संवत का शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा ही किया गया था और इसी के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और इसी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान दोनों का विभाजन हुआ था। ठीक है, इसके शासन काल में अर्थात कनिष्क के शासन काल में अश्वघोष, नागार्जुन और चरक ये सभी जो है इनके दरबारी था, महान विद्वान थे कह सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तो इसका संबंध गुप्त वंश से है, गुप्त वंश से संबंधित है और इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि, सकारी की उपाधि, परम भागवत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो यह 1296 से लेकर के 1316 तक यह शासन किया था। इसी के शासनकाल में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। राजत्व के सिद्धांत के प्रतिपादन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन्होंने जो है अस्थाई सेना का नींव रखा था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इसी के द्वारा दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इनको कुछ उपाधि में तो दोस्तों इनको कुछ उपाधि भी दिया गया था, जैसे में सिकंदर सानी की उपाधि। सिकंदर सानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब यह स्वयं को दूसरा सिकंदर के नाम से भी सम्मानित करते थे, यह मतलब संबोधित करते थे, उपाधि दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा कुछ निर्माण भी है दोस्तों, जैसे में अलाई दरवाजा का निर्माण, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। प्राचीन कार्य यानी पित्रादुरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पित्रादुरा का संबंध दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्काशी करना, इसी को ही पित्रादुरा के नाम से जानते हैं। पित्रादुरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किसका उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है पित्रादुरा। पित्रादुरा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एतमा दौला के मकबरा में किया गया था। एतमा दौला के मकबरा में किया गया था। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ है दोस्तों? आगरा में है और इसका निर्माण जो है नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं दोस्तों तो यह मोहम्मद गोरी के गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल जो है 1206 से लेकर के 1210 तक जो इसका शासन काल रहा था। ठीक है, और गुलाम वंश का जो शासन काल रहा था दोस्तों 1206 से लेकर के 1290 तक रहा है। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, गुलाम वंश का 1206 से 90 या कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक हुआ था। इनको जो है लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श के नाम से जानते हैं, मतलब लाखों को दान देने के प्रवृत्ति इसमें था। अच्छा, इसका मृत्यु जो है 1210 में हो गया था चौगान खेलते समय। ठीक है, गुलाम वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं दोस्तों तो अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर से दोस्तों। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 7 की ओर। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो बलबन के बारे में यह शब्द जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी का एक रचना है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी का रचना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुआ है? तो कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। ये सत्य है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये भी सत्य है। इस व्यवस्था में जमींदार की स्थिति में तो सुधार आया किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये भी सत्य आता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 9 की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों, कहता कौन सा कथन असत्य है। प्रांतों में निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई, ये जो है सत्य है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था, ये भी सत्य है। अतः ना ही एक और ना ही दो, दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 की ओर। शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था। राइट आंसर होगा वह अफगानों की शक्ति को सही से अंदाजा नहीं लगा पाया था, इसीलिए क्या हो गया, हुमायूं विफल हो गया। आइए दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच कुछ युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे में चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1539 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुआ था। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, दोनों एक ही दोस्तों। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था, इसमें भी हुमायूं को पराजित हो गया था और हुमायूं दिल्ली के गद्दी छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, शेरशाह के मृत्यु दोस्तों, शेरशाह का मृत्यु जो है 1545 में हुआ था। शेरशाह की मृत्यु 1545 में कलिंजर युद्ध में बारूदी विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक चला था। ठीक है, इन्होंने जो है हड़प नीति सिद्धांत के तहत 1848 में सतारा को अपने अधीन किया था। ठीक है, सतारा को अपने अधीन किया था, कब्जे में ले लिया था। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किया गया है दोस्तों, जैसे में कुछ कार्य का बारे में वर्णन करते हैं। जैसे में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था 1856 में। ठीक है, डाकघर अधिनियम लाया था 1854 में लाया था। इसी के द्वारा ही बंबई से ठाणे तक पहली रेलगाड़ी चलाया गया था। फर्स्ट रेलगाड़ी चलाया गया था 1853 में चलाया गया था, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, इसी के द्वारा ही प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किया गया था। ये सभी डलहौजी का मुख्य कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। सहायक संधि का शुरू किसने किया था, तो सहायक संधि का शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, आइए दोस्तों इसका क्रम देखते हैं। तो पहला तो हैदराबाद हुआ था, हैदराबाद को 1798 में। उसके बाद मैसूर हुआ था दोस्तों, मैसूर को 1799 में। ठीक है, 1799 में। मैसूर के बाद आया था दोस्तों तंजौर। ठीक है, तंजौर को जो है 1799 में। ठीक है, उसके बाद अवध 1801 में। इसके बाद आया था दोस्तों पेशवा सबसे लास्ट में दोस्तों। पेशवा को 1802 में मिलाया गया था। तो इसी तरह क्रम इसका हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विद्रोह के कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। सही व्यवस्थित देखना है, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा पहले सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पवना विद्रोह। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, 1763 में हुआ था, 1800 तक चला था। नील विद्रोह की बात करते हैं तो 1859 में हुआ था और 60 तक चला था। पवना विद्रोह 1873 से लेकर के 76 तक चला था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 14 की ओर। दक्कन के पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार करना है। ठीक है, कहता कौन सा कथन सही है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये गलत है दोस्तों। इसका औसत ऊंचाई जो है 1500 मीटर ना होकर के 600 मीटर है। ठीक है, दक्कन पठार के पूरब में पश्चिमी घाट है, ये गलत है दोस्तों। दक्कन पठार के पूरब में नहीं, बल्कि जो है पश्चिम भाग में, दक्कन पठार के पश्चिम भाग में है। पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट अवस्थित है। इसके उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ी स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है। तो केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर।
अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा गुजरात के मैदान व राजस्थान में। गुजरात के मैदान व राजस्थान में अर्धगुच्छित बस्तियां व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। राइट आंसर होगा बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। महासागरीय नीतल का अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप है ने, इसे मग्न तट कहते हैं। ठीक है। महासागरीय नीतल का अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप मग्न तट। समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत गाइयोट। ठीक है। महासागरीय नीतल पर उभरी हुई लंबी और पतली श्रृंखला को जलमग्न कटक कहते हैं। जलमग्न कटक। महासागरीय नीतल पर लंबी पतली और तीव्र ढालों वाली खाई को क्या कहते हैं, जलमग्न खाई कहते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कथनों में से कौन हिंद महासागर के संबंध में सही है, बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। कहता इस महासागर में सुंडा गर्त जावा गर्त के दक्षिण में समानांतर रूप में अवस्थित है, ये सत्य है। इसके मध्य में कटक अवस्थित है जो अटलांटिक महासागर के कटक से चौड़ा है, ये भी सत्य है। हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्र द्वीपों से लगभग खाली है, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी सभी क्या जो सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक है। ठीक है। कर्नाटक तक है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं दोस्तों, इसका सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा। इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 2637 मीटर जो इसका ऊंचाई है। ठीक है। और पलनी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी और सेबराय पहाड़ी, ये तीनों के तीनों जो है तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ठीक है। इसमें से पलनी पहाड़ी और अनाईमुड़ी पहाड़ी, ये पलनी पहाड़ी और अनाईमुड़ी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जबकि सेबराय पहाड़ी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है। पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो याद रखिएगा तीनों कहाँ है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर, जवाहर सुरंग किसके नजदीक अवस्थित है। तो जवाहर सुरंग जो है बर्निहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जवाहर सुरंग का निर्माण बर्निहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। इसको यातायात के लिए यानी जवाहर सुरंग को, ठीक है, यातायात के लिए जो है 22 दिसंबर 1956 को खोल दिया गया था। अगर इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 2.85 किलोमीटर इसका लंबाई है, जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है NH 44 के रास्ते। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी के उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 का 1 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है। महान्यायवादी को संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 22 की ओर, अनुच्छेद 31 ग के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 31 ग को 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अब 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ है। ठीक है। इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 23 की ओर, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन किसका है, बताइएगा। तो यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। ठीक है। इसका कथन क्या है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है। राइट आंसर होगा अर्नेस्ट बार्गर, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, अगर हम ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन की बात की है हम। ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, एएन पालकीवाला की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। ठीक है, इसको संविधान के अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है, 21 के क में, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है, आप तो जानते होंगे, समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों, कहता कौन सा कथन गलत है? सरकारी आयोग का गठन सरकार और जनता के संबंधों को सुधारने के लिए किया गया, ये गलत है दोस्तों। सरकारी आयोग का जो गठन है केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए, केंद्र एंड राज्य का संबंध, केंद्र एंड राज्य के संबंध को जांचने के लिए, सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका गठन कहता है 1981 में हुआ था, गलत है दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था? 1983 में इसका गठन किया गया था। तो 1 और 2 दोनों कथन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस आयोग की सिफारिश पर बीपीसी के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी? ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सरकारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था। ठीक है, सरकारी आयोग के सिफारिश पर बीपीसी के नेतृत्व में हुआ था। अगर राजमन्नार आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका भी संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है, केंद्र और राज्य के संबंध से है। पुंछी कमीशन का भी संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से ही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा, अभी बताएं दोस्तों, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची के रूप में वितरित किया गया है। संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और एक समावर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल जो है 100 विषय है, संघ सूची में 100 विषय है, और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शिक्षा क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ कल्याण श्रम, यानी क्या कहते हैं, श्रम कल्याण, सॉरी दोस्तों, है श्रम कल्याण, समाचार पत्र, वन और परिवार नियोजन, ये सभी जो है समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े 29 की ओर। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता और प्रकाशित करता है? राइट आंसर होगा विश्व बैंक समूह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ दोस्तों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का सह अस्तित्व। ठीक है, तो भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर। आंतरिक चलन निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? राइट आंसर होगा नरसिंघम समिति। ठीक है, नरसिंघम समिति, नरसिंघम समिति का संबंध किससे है दोस्तों? बैंकिंग क्षेत्र से। आप जानते हैं नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता कौन सा कथन सही है? जीडीपी की गणना करते समय देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। जीडीपी की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ये गलत है दोस्तों। तो केवल और केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर। सेव एज विकल्प निम्नलिखित में किस मेनू टैब के अंतर्गत मौजूद है? राइट आंसर होगा फाइल मेनू। ठीक है, फाइल मेनू टैब के अंतर्गत सेव एज विकल्प मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक खाली स्थान का संग्रह है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक जो है वर्कशीट का एक संग्रह होता है। ठीक है, वर्कशीट का एक संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 35। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट। अगर एकता स्थल की बात करते हैं दोस्तों, तो एकता स्थल हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा एकता स्थल। और अभय घाट की बात करते हैं दोस्तों, किसका है? मोरारजी देसाई का, मोरारजी
दसाई का है अभय घाट, याद रखिएगा। और नारायण घाट की बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 की ओर। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? राइट आंसर होगा 2018 में। 2018 में अमिताभ घोष को मिला था, अमिताभ घोष को मिला था 2018 में अंग्रेजी साहित्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति था जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। इनको जो है 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर प्रथम महिला की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट महिला, प्रथम महिला की बात करते हैं तो किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी को, आशा पूर्णा देवी को मिला था। इनको जो है 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों। इसमें एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, जो 8वीं अनुसूची में जितना भी भाषा है, आप जानते हैं कि 22 भाषा है, तो 22 भाषा में से किसी भी भाषा में यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। 22 भाषा के छोड़ के अलग कोई भाषा है दोस्तों तो उसमें प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, केवल 22 भाषा में ही प्रदान होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 की ओर। किस महाद्वीपीय को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके चारों ओर जो है महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए जो है इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में। अब केंद्रीय रेशम, अगर ईरी छोड़ दे दोस्तों तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताइएगा, मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है मैसूर में स्थित है। अब केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? रांची, जो कि झारखंड में है, रांची में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिए, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेघालय में, केंद्रीय रेशम, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों, केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान ये हो जाएगा मैसूर में, थोड़ा सा मिस्टेक किए, माफ कीजिएगा। और केंद्रीय टसर रेशम कहाँ है? रांची में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 की ओर। इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी का लेखक कौन है? इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी का लेखक एम.जी. रनाडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, एम.जी. रनाडे। अगर हम आर.सी. दत्त की बात करते हैं दोस्तों, आर.सी. दत्त की बात करते हैं तो इनका एक किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पुस्तक का लेखक कौन है? आर.सी. दत्त है। अगर जे.पी. नारायण की बात करते हैं दोस्तों तो इनके द्वारा एक सर्वोदय योजना लागू किया गया था। ठीक है, और एस.एन. अग्रवाल की बात करते हैं तो इनके द्वारा एक पुस्तक है गांधीयन प्लान। ठीक है, गांधीयन प्लान का लेखक कौन है? एस.एन. अग्रवाल है, गांधीयन प्लान। तो ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 40 की ओर। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अच्छा, 1938 में जो अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने, कौन सा अधिवेशन था बताइएगा? तो हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938। और इसके बाद आया था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939। इसमें भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता चुना गया था। ठीक है, लेकिन जो है इसमें यानी त्रिपुरी अधिवेशन में त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, त्याग पत्र देने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किया था 1939 में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 41 की ओर। केंद्रीय बजट 26-27 में लघु मध्यम उद्योग को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ को समर्पित SMI विकास निधि का शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपए का।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक जॉन ग्रिशम द्वारा लिखा गया है? तो जॉन ग्रिशम के द्वारा द बीडो का लेखक जॉन ग्रिशम है। अगर हम घोस्ट आई की बात करते हैं दोस्तों, तो घोस्ट आई का लेखक अमिताभ घोष है, अमिताभ घोष। ठीक है। मिडनाइट ट्रेन का लेखक कौन है दोस्तों? मिडनाइट ट्रेन का लेखक मैट हैग, मैट हैग मिडनाइट ट्रेन का लेखक हो गया। ठीक है। और द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग, द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग का लेखक हो जाएगा सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 की ओर। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार का कुल बजट का आकार कितना है? तो बिहार का कुल बजट का आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपया। ठीक है। 3,47,589.76 करोड़ रुपया है बिहार का कुल बजट का आकार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया गया है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ईरान। ठीक है। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अभी यूएसए में होने वाला है। ठीक है। और यूएसए और ईरान के मध्य तनाव चल रहा है दोस्तों, ये तो आप भी जान रहे हैं। इसीलिए जो है अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खेलने के लिए मना कर दिया है। ठीक है। इससे पहले रूस, ठीक है, रूस और यूक्रेन में चल रहा था दोस्तों, लड़ाई चल रहा था, तो रूस को जो है फीफा वर्ल्ड कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 45 की ओर। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर होगा गुजरात में। देश में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा नीदरलैंड के साथ। भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 47, किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हाल ही में कौन सी जयंती मनाएगी? जिनको हाल ही में जो है 137वीं जयंती मनाएगी। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो है 22 फरवरी 1889 को इनको जन्म हुआ था। इन्हें जो है भारतीय किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, भारतीय किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हैं। तो दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 की ओर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान दिया गया है? कौन सा राज्य को? तो राइट आंसर होगा ओडिशा को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान गोवा को मिला है और तीसरा स्थान जो है झारखंड को मिला है। थर्ड स्थान किसको मिला है? झारखंड को, झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। तो तीनों याद रखिएगा। पहला स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को, दूसरा गोवा को और तीसरा झारखंड को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर। हाल ही में इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन जो है सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में। इसका उद्देश्य है आर्किड की खेती को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परमरुद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो परमरुद्र की स्थापना IIT पटना में किया गया है, IIT पटना में। यह कंप्यूटर सुपर राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT पटना में स्थापित किया गया है, परमरुद्र। क्वेश्चन नंबर 51, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत के सदस्य माना जाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा केंद्रक संरचना के आधार पर। ठीक है। केंद्रक संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा जगत के सदस्य और राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और CO2 को शरीर के बाकी अंगों तक फेफड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर एक पुरुषों में 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, प्रति डेसीलीटर। और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष में कितना? 14 से 18 ग्राम और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 की ओर। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है,
तो निम्नलिखित में कौन सा रक्त उसे दिया जा सकता है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव ऐसा रक्त है दोस्तों कि कोई भी आदमी को हम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी को हम दे सकते हैं। ये जो है सर्वदाता है, किसी को भी दिया जाता है ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। और ए बी क्या है दोस्तों, ए बी प्लस जो है सर्वग्राही माना जाता है। ठीक है, सर्वग्राही मतलब सभी से रक्त ले सकता है। जिसके पास ए बी रक्त होगा ने तो कोई भी आदमी से रक्त ले सकता है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर। निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एंड्रीनल ग्रंथि। 1, 2 और 4 ये तीनों जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 55 की ओर। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, बताइएगा दोस्तों। कहता एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। मां के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग करते हैं, गलत है दोस्तों। मां के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग नहीं करते हैं, कैथेटर के जगह पर सक्शन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, सक्शन विधि का उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो कैथेटर का उपयोग जो है मां के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए कैथेटर विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। कथा कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये भी सही है। ठीक है, इसी का नाम है दुर्गा, आप उसका दुर्गा पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, तो कनुप्रिया अग्रवाल का ही नाम क्या है? दुर्गा है। तो केवल और केवल बी जो है गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विचार करना है, सत्य कथन को चयन करना है। कहता यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह सत्य है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, गलत है दोस्तों। यह आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में, ये तो गलत हो गया। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रदान करना WBC काम है, ना कि RBC काम है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 57 की ओर। कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन को देखना है। कहता है कोशिका झिल्ली वसा के दोहरी परत की बनी होती है, जिसमें अंदर धसे हुए और बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, ये सत्य है। पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है, ये भी सत्य है। कोशिका की कवक की कोशिका भित्ति पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, गलत दोस्तों। पादप की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज के स्थान पर जो है काइटिन की बनी होती है, काइटिन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 58। मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता यह भोजन और जल का संचय करता है, ये सत्य है। यह भोजन और जल का संचय करता है। यह जीवित और सरलतम उत्तक है जो विभुजोत्तक में विभेदीकरण का परिणाम है, ये भी सत्य है। ठीक है, कहता यह जलीय पादपों में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु प्रवाह में सहायक होता है, गलत है तो यह वायु प्रवाह में सहायक नहीं होता है। ठीक है, वायु प्रवाह में सहायक नहीं होता है, ये गलत हो गया। तो 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों, है ना। क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है? कहता है वृक्क में उत्सर्ग की कमी के पश्चात स्वच्छ रुधिर वृक्कीय धमनी में वापस आता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, उत्सर्ग के पश्चात वृक्कीय धमनी नहीं वृक्कीय सिरा में वापस आता है। ठीक है, वृक्कीय सिरा में, यानी कहने का मतलब वृक्क में उत्सर्ग के कमी के पश्चात स्वच्छ रुधिर जो है वृक्कीय सिरा में वापस आता है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, बोपेन संपुट से निस्यांदित द्रव लघु नालिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा रुधिर वापस वृक्कीय सिरा में वृक्कीय सिरा में भेजा जाता है, तो ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोमेन संपुट से निस्यादित द्रव लघु नालिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा रुधिर वापस वृक्कीय सिरा में भेजा जाता है, ये सत्य है। तो केवल और केवल एक जो कथन असत्य हो गया।
क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आते हैं। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है। कहता है यह साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सहजीवी संबंध बनाता है। ये बिल्कुल सत्य है। यह पोषण के आधार पर मृतक जीवी और परजीवी होते हैं। ठीक है, ये भी सत्य है। इन बहुकोषीय जीवों में म्यूनिन द्वारा निर्मित कवक जाल पाया जाता है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें इन बहुकोषीय जीवों में म्यूनिन द्वारा कवक निर्मित कवक जाल नहीं पाया जाता, कवक जाल नहीं पाया जाता है। ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 3 जो है गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 61। निम्न में से क्या केशिकत्व का उदाहरण है? स्याही का सोखना केशिकत्व का उदाहरण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, मृदु पेय पदार्थ को अस्ट्रा द्वारा पीना। ये गलत है दोस्तों, इसमें बाह्य बल लग रहा है। ठीक है, तो जिसमें बाह्य बल नहीं लगेगा अपने खुद से होगा, ठीक है, उसे ही केशिकत्व के रूप में जानते हैं। सूती कपड़े पर जल का बूंद फैलना, ये भी सत्य है। यानी 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 की ओर। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक के प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर, चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के तापक्रम पर, इन सभी पर जो है निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों। कहता है यह पृथ्वी के सतह पर हर जगह स्थिर होता है। ये पृथ्वी के सतह पर हर जगह स्थिर होता है, गलत है दोस्तों। हर जगह स्थिर नहीं होता है, क्योंकि यह जो है ध्रुव पर जो है सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम होता है, यानी मिनिमम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। तो यह हर जगह स्थिर नहीं होता है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत है दोस्तों। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण के मान जो है घटता जाएगा। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केवल सी जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित जो है कहता है कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कहता है दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान 0 नहीं होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है तो इसके दूरी का मान 0 नहीं होता है। क्या होता है? दूरी की जगह पर विस्थापन का मान 0 होता है। विस्थापन का मान 0 होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है, ये भी दोस्तों। दूरी का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के दुगुना होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ के परिधि के मान के दुगुने के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है, ऊपर अभी बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है विस्थापन के मान वृत्तीय पथ में परिधि के मान के दुगने के बराबर होता है, जो कि गलत है। यहाँ पर विस्थापन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, दूरी का मान। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दूरी का मान, विस्थापन का मान नहीं, दूरी का मान, तो ये भी गलत है, मिस्टेक कर दिया बोलने में हम। ठीक है, विस्थापन का मान 0 होता है। विस्थापन का मान देखिए ऊपर ही बताए दोस्तों, विस्थापन का मान क्या होता है? 0 होता है। तो केवल और केवल 4 यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 की ओर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। फिनोप्लेथिन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फिनोप्लेथिन जो है अम्ल के साथ जो है रंगहीन सूचक है, खासकर अम्ल के साथ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यही अम्ल की जगह पर क्षार रहेगा दोस्तों, अम्ल की जगह पर क्षार रहेगा तो यह जो है गुलाबी रंग देगा। कौन सा रंग देगा? गुलाबी रंग में बदल जाएगा। तो फिनोप्लेथिन अम्ल के साथ निष्क्रिय रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसे क्षार में और अभिक्रिया करवाते हैं तो गुलाबी रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 67। कथन कर रहा है दोस्तों कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, ये सही है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सत्य है। तो एक और ए और आर दोनों जो है सत्य है और व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय होता है? तो मिश्र धातु में निकेल के
ठीक है, निकेल के संयोग से जो है स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो है कठोरता प्रदान करना हो तो कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन को मिलाते हैं, ठीक है, कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विचार करना है दोस्तों, कहता कौन सा कथन सही है। मेंडेलीव ने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मेंडेलीव ने अपना आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े हैं, ये भी सही है। मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जिस समय मेंडेलीव आवर्त सारणी निर्माण किया था उस समय अक्रिय गैस की खोज हुआ ही नहीं था, तो जब हुआ ही नहीं खोज था तो उसके लिए स्थान कहाँ से देगा, तो ये गलत कथन है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को देखना है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनाता है, ये बिल्कुल सत्य है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सत्य है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत है दोस्तों। बेंजोइक अम्ल नहीं क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। सिरका एक परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी सत्य है। अतः 1, 2 और 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है बताइएगा। तो भ्रमर का दंश जो है अम्लीय होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन साबुन का जो गुण होता है दोस्तों क्षारीय होता है, ठीक है। तो लेकिन जब अम्लीय और क्षारीय मिलता है तो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, उदासीन बनता है, तो उसे निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कोई भी अगर मान ले मधुमक्खी काट लिया, चाहे भौरा काट लिया, चाहे बिढ़नी काट लिया, तो वहां पर साबुन से रगड़े, जल्दी जल्दी राहत मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विचार करना है। जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में जमना रासायनिक नहीं, क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। कहता है आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, भी सही है, ठीक है। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होता है। आकृति, माप और अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है दोस्तों। ये कौन सा होगा, आकृति, माप, अवस्था में परिवर्तन को रासायनिक ना होकर के भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो 2 और 3 बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 73 की ओर। उच्च शुद्धता के मोनो क्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्न अनुप्रयोगों में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त होता है, अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 की ओर। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सा है, तो यह अज्ञात गैस अमोनिया है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NH3। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, यह सत्य है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये भी सत्य है। सभी ऑक्साइड का प्रकृति जो है क्षारीय होता है। गलत दोस्तों, सभी ऑक्साइड नहीं, लेकिन लगभग ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है, लेकिन कुछ कुछ ऑक्साइड की प्रकृति जो है अम्लीय भी होता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर गलत हो गया, 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जीके जीएस का सेक्शन जो है समाप्त हो गया दोस्तों। आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 से कहता है x माइनस ए जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का महत्तम समावर्तक है। कहने का मतलब इन दोनों का महत्तम समावर्तक ए वाला है, ठीक है, समझ गए। तो कहता है ए का मान निकालना है। पहले इसको जो है हल करते हैं दोस्तों, इसको पहले हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस में 3x माइनस में 2x सॉरी प्लस में 2x अब माइनस में 6 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा दोस्तों x माइनस 3 इधर x प्लस 2 निकल जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं दोस्तों, ऊपर वाला को क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 6x अब माइनस में 3x अब माइनस में 18, ठीक है।
इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x प्लस 6 आ जाएगा, i इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 मिल रहा है, यानी HCF क्या हो जाएगा, x माइनस 3। x माइनस 3 का HCF दिया हुआ है x माइनस ए बराबर x माइनस ए हो जाएगा। x से x कट गया दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a का मान क्या होगा दोस्तों, 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। दो संख्या x और y है, इसका लसा a दिया हुआ है, तो x y का मस क्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x गुने दूसरी संख्या y बराबर लसा गुने मस, यानी LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो LCM का मान a दिया हुआ, तो LCM का मान a गुना में HCF हो जाएगा, HCF। तो HCF का मान क्या निकल जाएगा, x गुने y या बटा में a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लॉग दिया हुआ है 5 और ब्रैकेट में दिया हुआ दोस्तों log 2, फिर ब्रैकेट में log 3 पावर x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये log 5 है दोस्तों, log 5 को इधर लेके चल, इसको इधर लेके जाइएगा तो क्या बचेगा, log 2। ठीक है, इंटू में log 3 या पावर में x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 पावर 0 हो जाएगा। ये 5 है तो ये 5 पावर 0 हो जाता है, 5 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, यहाँ पर log 2 है दोस्तों, log 2 को भी इधर लेके चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, log 3 पावर x बराबर में कितना होगा दोस्तों, बताइएगा। log 3 पावर x में कितना हो जाएगा, 2 पावर 1 हो जाएगा अबरी। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या होगा, अब x का मान निकालते हैं दोस्तों। जब x का मान इसको हम पकड़ते हैं दोस्तों, तो ये 3 जो है ना, ये जो 2 मतलब 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x पावर कितना हो जाएगा, 3 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 79 की ओर। कहता है एक कारखाने में मैनेजर और कर्मचारी का साप्ताहिक वेतन औसत 400 दिया हुआ है। मैनेजर का साप्ताहिक औसत वेतन 2400 है और कर्मचारी का दिया हुआ है 300 रुपये। तो कहता है मैनेजर और कर्मचारी की संख्या क्या होगा, एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, मैनेजर का दिया हुआ, एम से मैनेजर करते हैं, 2400 मैनेजर का है। कर्मचारी का दिया हुआ, कर्मचारी कितना है दोस्तों, 300 है, और टोटल एवरेज दिया हुआ है 400। ठीक है, इसको घटा दीजिए, घटाने पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसको घटाने पर 2000 आ जाएगा, है कि नहीं, 2000। अब देख लीजिए दोस्तों, डबल यानी 1:20 के अनुपात में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो कहता है अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में चौथा संख्या कौन सा होगा। आपको ये क्वेश्चन हर बार हम बता रहे हैं दोस्तों। औसत मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या। ठीक है, 5 संख्या दिया हुआ मतलब बीच में जो है 95 होगा। ठीक है, 95 के बाद क्या होगा दोस्तों, 95 के बाद 97 हो जाएगा, 97 के बाद 99 हो जाएगा, और 95 के पहले क्या होगा दोस्तों, तो 95 के पहले 93 हो जाएगा, और 93 के पहले 91 हो जाएगा। बीच वाला संख्या 95 है ना, यही तो औसत है। तो कहता है अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा 1 2 3 4, चौथा क्रम में क्या आ जाएगा, 93। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 81 की ओर। कहता ए ने 45,000 निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी ने 54,000 को निवेश करके उसका साझेदार हो गया है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों इधर ए है, इधर में बी है। ठीक है, तो ए ने 45,000 निवेश किया और बी ने 54,000 निवेश किया। ठीक है, कहता है 1 साल के अंत में, देखिए ना, यदि व्यापार में होने वाला लाभ को वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के लिए है ना, निवेश जो कर रहा है 1 साल के लिए, तो ए ने पूरी निवेश किया है 12 महीना के लिए, लेकिन कुछ महीना बाद जो है बी आया है, मान लेते हैं कि x महीना बाद आया है, तो अब टाइम कितना बचा दोस्तों, तो अब टाइम बचा है 12 माइनस x। ठीक है, x महीना बाद में आया है तो मान लेते हैं, तो कितना होगा, टाइम बचेगा 12 माइनस x। अब कहता है दोस्तों वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 है। ठीक है, अगर लाभ को उल्टा करते हैं दोस्तों तब पूंजी होता है, तब पूंजी गुना कर सकते हैं, तो फिर इसको हल कीजिए अपना। लाभ का अनुपात का राय ने, इसको पहले काट दीजिए, 9 छक 54, 9 पच्चे 45, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना होगा, 5 दूनी 10 और बटा में कर देंगे 12, माइनस में x हो जाएगा, ये वाला लिए 12 माइनस x बराबर में लाभ का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। 2 और 5 10 हो रहा है दोस्तों, x का मान कितना निकल जाएगा, 7। हल कीजिएगा तो x का मान 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब 7 महीने बाद जो है बी व्यापार में एंट्री किया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा दोस्तों। कहता है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है, उसमें 5 लीटर जो है अम्ल और डालते हैं तो मिश्रण का अनुपात कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर अम्ल है दोस्तों, अम्ल, और ये वाटर हो गया पानी। ठीक है, अनुपात कितना है, 1:3 दिया हुआ है,
और जब 5 जो है अम्ल और मिलाते हैं तो 1:2 होता है। अच्छा, हम लोग अम्ल मिला रहे हैं, वाटर तो नहीं मिला रहे हैं, ठीक है, तो वाटर को सेम कर दीजिए। यहाँ वाटर देखिए 3 है, यहाँ वाटर 2 है, तो अगर इसको हम जो है 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं, क्या सेम हो गया? 3 दूना 6, 2 तिया 6, तो इधर 2 से गुना किए, 2 से ऊपर भी गुना, 3 से नीचे भी गुना, हो गया ने। तो आप देखिए दोस्तों कितना अम्ल कितना मिलाया जा रहा है, देख रहे हैं अम्ल कितना मिल रहा है, पहले 2 था, 3 हो गया, मतलब 1 अम्ल मिला रहे हैं। यहाँ पर टोटल दिया हुआ 5 अम्ल मिला रहे हैं, तो 5 का तुलना 1 से, कहता है अब नया मिश्रण कितना हो जाएगा, तो नया मिश्रण 3 दूना इधर 6, इधर 3, यानी 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 से गुना कर 9 × 5 = 45, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 की ओर। 5 वर्ष पहले पी और क्यू का औसत दिया हुआ 15 साल, ठीक है, पी और क्यू, तो पी प्लस में क्यू के मान कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा दोस्तों, औसत दिया हुआ 15, तो टोटल कितना 30 हो जाएगा। कहता 5 साल पहले है, तो वर्तमान में कितना होगा? तो 5 साल इसका जुट जाएगा, तो 5 5 10 साल जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? टोटल 40 साल हो गया। अब कहता है पी क्यू आर का वर्तमान औसत आयु 20 दिया हुआ है, पी प्लस में क्यू प्लस में आर का वर्तमान औसत आयु 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 गुना 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 60 हो जाएगा वर्तमान में। अब क्या यहाँ से जो है आर के मान निकल जाएगा, ये वाला आर के मान, है कि नहीं, पी से पी कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, तो आर के मान क्या निकलेगा दोस्तों? 60 में से 40 जाएगा, 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 20। आर के मान वर्तमान में 20 निकल गया। कहता आर का आयु 10 साल बाद क्या होगा? तो 10 साल जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये वाला 10 साल जो है ना जोड़ देते हैं, प्लस में 10 कर देते हैं, तो 20 10 30 साल हो जाएगा 10 साल बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा दोस्तों। कहता एक दुकानदार 20% के लाभ पर एक ट्रांजिस्टर 840 रुपया में बेचता है और दूसरे ट्रांजिस्टर को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, तो कुल लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा? देखिएगा इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है पहला ट्रांजिस्टर को 840 में बेच रहा है, ठीक है, 840 में, जिस पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 अब बटा में 100 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा निकल गया पहला ट्रांजिस्टर का सीपी। बर 84 मतलब 700 रुपया पहला ट्रांजिस्टर का सीपी निकल गया, ये सीपी 1 हो गया। सीपी 2 में आते हैं दोस्तों। कहता दूसरे को 4% हानि पर 960 में बेचा है, 960 में बेचा है, जिस पर 4% की हानि, 4% हानि का अर्थ 96, तो 96 गुना में 100 कर देंगे, है कि नहीं, 96 से गया कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा? 1000। दूसरा ट्रांजिस्टर का जो दाम निकल गया सीपी 1000। टोटल सीपी कितना दोस्तों? तो टोटल हो गया मेरे पास हो गया 10 और 7 1700, टोटल 1700 मेरे पास सीपी निकल गया, टोटल ये हो गया सीपी, ठीक है, सीपी टोटल हो गया, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों कितना टोटल, अगर एसपी की बात करते हैं दोस्तों, टोटल एसपी कितना होगा दोस्तों बताइएगा? टोटल एसपी यहाँ पर 840 रुपया, इधर 960 रुपया, जोड़ देंगे तो 9 8 17 1800 रुपया, समझ गए। तो क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? देख रहे हैं 1700 में खरीदा, 1800 में बेचा, मतलब 100 रुपया का प्रॉफिट, तो 100 अगुने 100 अब बटा में कितना हो जाएगा बता दीजिए? 1700 रुपया, 1700 से कैंसिल, यानी 17/100 का अर्थ कितना हो जाएगा? 5 और 15/17% का लाभ। क्वेश्चन नंबर देखें 85 की ओर। कहता है पी ने एक कार्य को 9 दिन में किया, तो बताइए पी ने एक कार्य को 9 दिन में किया, ठीक है, मतलब 1/9 काम किया होगा। क्यू कह रहा है दोस्तों पी से 50% अधिक सक्षम है, तो 1/9 50% सक्षम मतलब अधिक काम करता था, अधिक काम करता है मतलब 150 बटा में 100 से गुना कर देंगे। 3 इधर 2, 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब 1/6 काम करता है, मतलब 6 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। कुछ बड़ियों ने एक काम को 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उसमें 5 अनुपस्थित था। कुछ बड़ी मान लेते हैं, कुछ बड़ी की संख्या को x मान लेते हैं, कुछ बड़ी कितना होगा दोस्तों? बड़ी की संख्या बड़ी को x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं दोस्तों कि x बड़ी ने एक काम को जो है 9 दिन में करने का वचन दे दिया, ठीक है, तो x × 9। अब कहता उसमें से 5 अनुपस्थित था, ठीक है, तो पहले x था, 5 अनुपस्थित हो गया, 5 घटा दिए। अब कहता है शेष आदमी ने 12 दिन में काम पूरा किया, कई दिन में, यहाँ 9 दिन में काम कर रहा है, लेकिन अब कहता नहीं 12 दिन लगेगा, 12 दिन लग गया। x का मान यहाँ से निकल जाएगा, आशा करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौका 12, कितना 5 चौका 20, यानी x का मान हो जाएगा 20। यानी बड़ी के मूल संख्या कितना करा हो, तो यहाँ पर करा बड़ी के मूल संख्या, तो मूल संख्या x का मान कितना आएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 87 की ओर। कहता यदि चीनी के प्रति किलोग्राम 6 रुपया से बढ़ाकर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में कितने % कमी करे ताकि चीनी के खर्च में कोई अंतर ना हो। पहले 6 रुपये था और 7.5 बन रहा है दोस्तों, मतलब 1.5 रुपया वृद्धि हुआ है, तो 1.5 रुपया वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगर हम 1.5 रुपया कम कर देंगे दोस्तों, तो क्या खपत में कोई अंतर नहीं पड़ेगा? किससे कम करेंगे? 7.5 से कम करेंगे, तो 7.5 नीचे हो जाएगा, गुना में 100 कर देंगे, 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, यानी 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी कितने %
का उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। इसमें सिंपल आप तो इसका फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, A/100 प्लस माइनस A गुना में 100 हो जाएगा। यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 25/125 गुना 100। इसको हल करेंगे 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 89 की ओर। कहता है कि किसी वस्तु को कीमत में 21% कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु के जो है कम की गई कीमत कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 रुपया में 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है, कुछ नहीं करना है, 100 रुपया का 21% कमी हो रहा है, तो 100 का 21% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 21, मतलब 21 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। ठीक है, तो 21 रुपया में 3 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो, तो 3 7 21 7 रुपया हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। कहता एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपया में खरीदता है। ठीक है, वह जो है मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ 10 रुपया का होता है। ठीक है, कुल लाभ 10 रुपया, तो ये 500 रुपया का दोस्तों, 500 रुपया का 10 रुपया कितना होता है, कै परसेंट होगा, तो 500 का 10 रुपया कितना होगा दोस्तों बताइएगा। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2%। ठीक है, 500 का 10 मतलब 2% हो जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब तो हल हो गया दोस्तों। अब इसको जो है क्या करना है, एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पर मेज हो गया, यहाँ पर कुर्सी हो जाएगा। मेज में 10% की हानि माइनस में 10, कुर्सी पर 10% का लाभ प्लस में 10, टोटल लाभ 2% का हो रहा है। इसमें से इसको घटाइए तो कितना होगा, 10 2 12 हो जाएगा दोस्तों घटाने पर। ये दोनों घटाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2:3 के रूप में है। ठीक है, कहता है कुर्सी का क्रय मूल्य टोटल 500 है दोस्तों, टोटल कितना है 500 है, 500 है, टोटल कितना हो रहा है 3 2 5। कुर्सी कितना है, 3 कुर्सी है तो 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 रुपया। ऑप्शन नंबर देखिएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 91 की ओर। दिया हुआ मान A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, इतना बराबर आप के मान सकते हैं दोस्तों, नहीं तो A का मान 3 धर दीजिए, B का मान 4, C का मान 7, ऐसे भी धर सकते हैं। चलिए इतना बराबर के मानते, तो इतना बराबर हम के मानते हैं दोस्तों, तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 3K, B का मान हो जाएगा 4K, C का मान हो जाएगा 7K। ठीक है, मान धर दीजिए A प्लस B प्लस C, मतलब 3K प्लस में 4K प्लस में 7K, अब बटा में C का मान 7K हो जाएगा दोस्तों। है 7 3 10 4 14, इसको हल कीजिएगा तो 2 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 92 की ओर। A प्लस बी का मान 13 दिया हुआ, 4AB का मान 44 दिया हुआ, तो A माइनस बी का मान निकालना। तो ये 4 से कट रहा है दोस्तों, 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी ए बी का मान कितना हो रहा है दोस्तों 36, ए बी बराबर 36 हो रहा है। अब देखिए इसको जो है थोड़ा सा अपने सेंस लगाइएगा दोस्तों, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अब देख संख्या गुना कीजिए, गुना करने पर 36 और जोड़ने पर 13, तो 36 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 9 और गुना में 4 कर सकते हैं, 9 गुना में 4, देखिए 9 और प्लस 9 चौका 36, तो 9 और प्लस 4 करेंगे तो 13 भी आ रहा है, 9 गुने 4 करेंगे 36 भी आ रहा है, बस हो गया। अब ए माइनस बी का मान, तो ए का मान 9, बी का मान 4, तो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 93। एन एक धन पूर्णांक होता है, एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन पूर्णतः एक्स माइनस ए से विभक्त होगा, बताइएगा एन के कौन सा मान के लिए होगा, तो एन के किसी भी मान के लिए नहीं होगा, एन के किसी भी मान के लिए नहीं होगा, याद कर लीजिए और रट लीजिएगा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। कहता किसी संख्या के 4/5 64 है, तो संख्या का आधा कितना होगा, संख्या को x मानते हैं, छोड़ो अगर नहीं माने तो किस संख्या के 4/5 का मान 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या को x का 4/5 बराबर 64, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, 16 चौका 64, 16 85, यानी x का मान 80 हो जाएगा। आधा का संख्या का आधा, तो इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता उमेश के पास कुछ भैंसे था जिसका 1/4 बेच दिया है, और बेचने के बाद उसके पास 60 भैंसे रह गया है। देखिए 1/4 बेचा है दोस्तों, शेष कितना रहा, तो 3/4 शेष रहा, 3/4 का ही मतलब हो जाएगा 60 भैंसा, 20 या 60 20 कितना हो जाएगा, यानी एक का मान कितना हो जाएगा 20 चौका 80, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल भैंसे की संख्या 80 हो जाएगा, बस हो गया। अगर यहाँ x मानते तो यहाँ पर x का मान निकल जाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 96 की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है दिए गए वृत्त का केंद्र O और जीवा ए बी 16 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों एक वृत्त हम लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त हम लेते हैं। देखिए हम एक वृत्त लिए हैं, इसमें कहता है सेंटर जो है सेंटर O है, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। ए बी का मान, जीवा ए बी का मान दिया हुआ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ए बी का मान कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। देखिए ए बी का मान 16 लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक स्केल, ए बी
देखिए ए बी, ए और बी हो गया, ये हो गया 16 सेंटीमीटर, इसका नाप कितना है 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ पहले मिला दीजिए, इधर से इधर मिला दीजिए, ये क्या होगा, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है। अब कहता ओसी जो है, यहाँ पर ओ है, सेंटर ओ है, ओसी परपेंडिकुलर ए बी, ओसी यहाँ पर ओ, यहाँ पर सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, ओसी का मान दिया हुआ 6, ओसी का मान 6 दिया हुआ। देखिए तो ये टोटल दिया हुआ है 16 दोस्तों, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 8, तो इधर 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा, समझ गए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बनता है। देखिए तो ओ ए सी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस, तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 8 होगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 97 की ओर। 0.0032 पावर में 0.6 दिया, इसको हल कीजिए। देखिए 32 को लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों 0.2 पर पावर में हम 5 लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, गुना में कितना दोस्तों 0.6 दिया हुआ, मतलब 6/10 करते हैं, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, कितना हो गया 0.2 अपर पावर में 3, इसको हल करके कितना 0.008 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 की ओर। कहता श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर जो है 45 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, अगले 1 घंटा 20 मिनट के लिए 51 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। पहला डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो यहाँ से टाइम निकालते हैं, T1 का मान निकालते हैं, तो डिस्टेंस 30 और 45 हो जाएगा, स्पीड 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अगर इसको 60 से गुना करते हैं दोस्तों तो टाइम हो जाएगा मिनट में, तो 20 तिया 60, 20 दूना 40, मतलब 40 मिनट जो है इसका समय लग रहा है। ठीक है, अगला जो है डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट में दे रहा है 51 किलोमीटर, है कि नहीं, तो यहाँ से निकालते हैं कौची डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम, यानी 51 इंटू 1 घंटा 20 मिनट को जो है कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना होगा दोस्तों 20 तिया 60, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 4/3 घंटा, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी 68 किलोमीटर यहाँ पर सेकेंड टाइम सफर करता है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पर 68 किलोमीटर है, यहाँ पर 30 किलोमीटर, तो 68 30 कितना हो जाएगा 98 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा टोटल टाइम कितना हुआ, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर लग रहा है और 40 मिनट जो है इसमें लग रहा है, दिख रहा है, 1 घंटा 20 मिनट प्लस 40 मिनट कितना हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा कितना 2 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या एवरेज चाल निकल जाएगा, चाल बराबर चाल कितना होगा, स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बटा टाइम, 98/2 बराबर 49 किलोमीटर प्रति घंटा, 49 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 99 की ओर। कहता एक दुकानदार 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ लेता है, तो कहता नींबू कितने में खरीदे थे, ध्यान दीजिएगा। 5 नींबू का दाम है, 5 नींबू का दाम है, नींबू लिखते हैं थोड़ा हिंदी में दोस्तों, 5 नींबू का दाम 1 रुपया, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। ठीक है, 5 नींबू का दाम 100 हो गया, 100 पैसा, 40% का लाभ ले रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 100 में जो है 40% का लाभ मतलब 140 का गुना में 100 कर दीजिएगा, बस हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। नहीं मतलब जो है 5 नींबू बराबर हो जाएगा कितना, देखिए दोस्तों देख सकते हैं 1000 और बटा में 14, 1000 बटा में 14 है ना, 5 और दूनी 10 और 2 सते 14, देखो नींबू का मान कितना दोस्तों, तो 100 और बटा में 7, 100/7 मतलब 100 पैसा में 7 नींबू, 100/7 मतलब 100 पैसा में 7 नींबू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 नींबू खरीदा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 101 की ओर, क्या कह रहा है 4, 14 और 828, इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों, ये 14 को है, 14 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28। अब 828 में से जो है 28 घटा दीजिए, तो 828 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 800। अब 800 का ये 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से कितना हो जाएगा 200। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा। ठीक है, तो 10 को 2 से गुना करेंगे 20। ठीक है, और 600 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 600, 600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 200, 200 यहाँ भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में चेक किए दोस्तों। देखिए तो 50 को जो है 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 100। अब 500 में जो है अगर 100 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 400, 400 को अगर 2 से ये वाला 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 200 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा है जटिल है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है 10 गुना 5 करना है दोस्तों, 10 गुना 5 करना है, अब प्लस में 10 और 5 15, 10 प्लस 5 करना, तो 10 गुना 5 50 और प्लस में 15 बराबर में 65 हो गया, है कि नहीं।
तो सही चेक कीजिए, 9 8 72, 9 8 17, तब 72 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह चेक कीजिए दोस्तों, तब 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, अब 20 और 5, 5 प्लस 4 कितना होगा 9, तब 20 9 29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा 103 में, 2 7 और 27 दिया हुआ दोस्तों, क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों क्या इसका होगा, क्या होगा। 7 प्लस 2 करते हैं दोस्तों, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा, गुना में 3 कर दे कितना हो जाएगा 27 हो रहा है ना। 15 प्लस 6 21, 15 प्लस 6 21, 21 गुना 3 करेंगे तो 63 हो रहा है। अब इसको चेक कर लीजिए, तो 8 प्लस 8 करेंगे तो 16, गुना 3 करेंगे तो 48, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 104, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या है दोस्तों, लैपटॉप के अंतर्गत है, लैपटॉप के अंतर्गत है, हो गया। सभी लैपटॉप मोबाइल है, सभी लैपटॉप जो है मोबाइल के अंतर्गत आ गया, है ना। कुछ कुछ मोबाइल टैबलेट है, कुछ मोबाइल जो है टैबलेट है, हो गया। कहता है कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, बिल्कुल है। सभी मोबाइल, सभी कंप्यूटर मोबाइल है, सभी कंप्यूटर जो मोबाइल है बिल्कुल है। कुछ कंप्यूटर टैबलेट है, कुछ कंप्यूटर टैबलेट है, क्या कंप्यूटर टैबलेट में कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है सभी चावल गेहूं है, सभी चावल जो है ना, सभी चावल जो है गेहूं के अंतर्गत आ रहा है, गेहूं के अंतर्गत। कुछ गेहूं दाल है, कुछ गेहूं जो है ना दाल के अंतर्गत है। कोई भी दाल सब्जी नहीं है, कोई भी दाल सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है। कहता है कुछ सब्जी चावल है, कुछ सब्जी जो है चावल है, क्या चावल सब्जी में कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, गलत हो जाएगा। कुछ दाल चावल है, कुछ दाल जो है, दाल का कुछ दाल चावल है, क्या दाल चावल में कोई संबंध है दोस्तों, डायरेक्ट में नहीं दिया हुआ, तो गलत हो जाएगा। कुछ सब्जी गेहूं है, कुछ सब्जी जो है कहता है गेहूं है, सब्जी गेहूं में कोई संबंध नहीं दिया हुआ, गलत हो जाएगा। यानी कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 106 की ओर चलते हैं। कुछ नाशपाती आम है, कुछ नाशपाती, कुछ नाशपाती जो है क्या है, आम के अंतर्गत है। सभी आम जो है, सॉरी, कुछ नाशपाती आम है, कुछ नाशपाती क्या दोस्तों, आम है। कहता है सभी आम अंगूर है, सभी आम जो है अंगूर के अंतर्गत है दोस्तों, अंगूर, हो गया ना। कहता है सभी नाशपाती फल, अब सभी नाशपाती जो है फल के अंतर्गत है, तो फल बीचे में आ जाएगा दोस्तों, फल, हो गया, सभी नाशपाती फल है कि नहीं। तो कहता है कुछ नाशपाती अंगूर है, कुछ नाशपाती जो है अंगूर है, बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा। कुछ आम फल है, कुछ आम जो है फल है, बिल्कुल है, कुछ आम फल है, ये भी तो हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर आते हैं, देखिएगा दोस्तों। कहता है क्यू ने एल से शादी किया, मतलब क्यू और एल जो है पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है ये मालूम नहीं है, डबल एरो से इसको हम निशान करते हैं। टी की बहन एल है, टी की बहन क्या है दोस्तों, टी का बहन यानी सिस्टर हो जाएगा एल, यानी एल अगर पत्नी हो जाएगा तो क्यू पति हो जाएगा। आर की पुत्री टी है, आर की पुत्री, ये हो गया आर, आर की पुत्री जो है टी है, माइनस में पुत्री मतलब डॉटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, पी का भाई आर है, पी का भाई, पी का जो भाई है ना ब्रो, पी का भाई आर हो गया, यानी प्लस में हो जाएगा। कहता है पी ने एन से शादी किया है, डबल एरो से, एन से शादी किया, पति पत्नी कौन है मालूम नहीं है। क्यू का पिता एन है, क्यू का पिता, इसका पिता है एन, क्यू का पिता एन हो गया, यानी ये पॉजिटिव हो जाए, एन पॉजिटिव तो बी निगेटिव हो जाएगा, पी निगेटिव, पति पत्नी, है कि नहीं। तो कहता है पी का एल से क्या संबंध है, ये पी जो है, ये पी दिया हुआ इधर, एल से क्या संबंध है देखिएगा दोस्तों। ये पी का भाई दिया हुआ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए एक इधर से हम समझते हैं, एल का ये दोनों जो क्या है, बहन है, सिस्टर है, और इसका बेटी है, इसका मतलब क्या है, एल का जो है मदर है आर, एल का माँ आर है, ठीक है। अब पी जो भाई है, पी का भाई है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, है एल के माँ के भाई, या तो इसका मतलब माँ के भाई कर सकते हैं, है ना। इधर से क्या हो जाएगा, है माँ के भाई है, या फिर कह सकते हैं कि पिता के बहन कह सकते हैं, ठीक है। एल के जो है पिता के बहन कह सकते हैं, एल के पिता के बहन कह सकते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों,
108 की ओर। थोड़ा धुंधला है दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन धुंधला है, ज्यादा नहीं है। कहता एफ और क्यू में क्या संबंध है, देखिएगा दोस्तों। एट द रेट का अर्थ, एट द रेट का अर्थ हो रहा है दोस्तों, एट द रेट का अर्थ हो रहा है पुत्री, मतलब जो इसका पुत्री हो गया माइनस में, ठीक है, पुत्री हो गया। हच का अर्थ हो रहा है भाई, इसका भाई हो गया, ये बोला भाई, ब्रदर, ब्रदर, यहाँ पर डाउटर था ना, पुत्री हो जाएगा। परसेंटेज का अर्थ हो रहा है दोस्तों पति, यानी इसका जो है परसेंटेज का अर्थ क्या हो रहा है, पति, परसेंटेज दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज का अर्थ पत्नी, तो इसका पत्नी, यानी ये दोनों पति पत्नी, ये पत्नी हो गया, ठीक है, वाइफ हो गया। तो कहता एफ का क्यू से, यही तो पूछ रहा है, एफ का क्यू से, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो है डॉटर हुआ, ये इसका भाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एफ जो है क्या पुत्र बधु हो जाएगा, क्यू का पुत्र बधु हो जाएगा, समझ गए ना, पुत्र बधु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, यहाँ पर मैंगो, मैंगो में कितना वर्ड है, 5 वर्ड है, तो ये 5 को जो है 7 से गुना कर दिया, 7 5 35 हो जाएगा, 35 लिखा हुआ है। इसमें जो है कितना वर्ड दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है, तो 8 को फिर 7 से गुना करेंगे, तो 8 7 56 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 वर्ड है, तो इसको 14 गुना 7 करें, 14 कितना हो जाएगा, 14 98, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर आते हैं। FOR के को 6851 लिखते हैं, FORG का 5981 लिखा हो, तो के का मान निकालना, सबका कूट दिया दोस्तों, F का 6, O का 8, R का 5, ये सभी कूट सबका दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ये दोनों में जो है 3 अक्षर मिल रहा है, और के जो है केवल यहाँ पर एक ही को दिया हुआ है, ठीक है, एक ही को दिया हुआ है। इन दोनों में देखिए F मिल रहा है, O मिल रहा है, R मिल रहा है, देखिए FOR मिल रहा है ना। अब इसमें कहने का मतलब इन दोनों में से जो नहीं मिलेगा तो इसमें जो रहेगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 इसमें है, नहीं है, तो पहला आंसर हो रहा है 6 नंबर। बाकी देखिए 8 भी मिल रहा होगा दोस्तों, 8 भी है, 5 तो 5 भी है, 1 तो 1 भी इसमें है, तो केवल 6 ही नहीं मिल रहा था, इसका मतलब के का मान क्या हो जाएगा, के का मान 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 को जो है 4 से गुना किया गया तो 8 हो जाएगा। 13 को जो है अगर 7 से गुना करते हैं तो 91 होता है। अब ये 7 गुना में 4 करते हैं, 7 गुना 4 करते हैं तो कितना, 28 आ रहा है ना, 28 देखिए दिया हुआ है ना। ये 7 को भी 8 से गुना करिए 56, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा, तो 8 8 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अपोजिट करा दोस्तों, कहता 7 का अपोजिट, आप जानते हैं दोस्तों 8 का अपोजिट 9, 7 का अपोजिट 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता संख्या 5 वाले फलक के अपोजिट, संख्या 5 वाले फलक का अपोजिट, देखिए 5 और 5 सेम फलक पर दिखाई दोस्तों, जब ऐसा कंडीशन रहे तो इसका तो सेम टू सेम फलक वाला अपोजिट होता है, यानी 9 का अपोजिट 7 हो जाएगा, 8 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ 2 3 5 7 8 9, अब इन दोनों फलक में कौन सी संख्या नहीं है, जो नहीं है वही 5 का अपोजिट होगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों फलक में जो है 3 नहीं है, तो 3 इसका, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 13 के बाद 14 की ओर आते हैं। कथा सत्यम ने उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद जो है वह बाएं मुड़ता है और 35 चलता है, 35 चला है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, बाएं मुड़ा 30 चला दोस्तों, 30 चल गया। कथा पुनः जो है बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 35 चलता है, पुनः बाएं मुड़ा 35 चला, ठीक है, इधर चल गया। अब कह रहा है दोस्तों, कहता आरंभिक बिंदु से कितना, आरंभिक बिंदु इतना है, अब यहाँ टोटल दिया हुआ 70, ठीक है, 70 में 30 चला गया है, तो अभी शेष कितना बच गया, 40, ठीक है, तो 40 मीटर जो है उत्तर की ओर है, ठीक है, आरंभिक बिंदु से 40 मीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो भारी है नहीं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आप खुद बनाइएगा दोस्तों, इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो मान धरना है, इसको हल करना है। 15 का बी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का सी, 19 का डी, अच्छा 19 का बताते हैं दोस्तों, सॉरी मिस्टेक कर गया। देखिए हारमोनी दिया हुआ है, हारमोनी में कहता है प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहता है, तो इसको वर्ण क्रम में पहले बैठा दीजिए। तो पहले वर्ण क्रम में देते तो पहले तो ए आ जाएगा दोस्तों, तो पहले ए हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा बताइएगा, ए के बाद तो एच ही आएगा, नहीं तो एच कर देते हैं, एच हो गया। एच के बाद बताइएगा दोस्तों, एच के बाद आ जाएगा हमारे नजर से एम हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, एम के बाद हो जाएगा एन, एन करते हैं, एन के बाद ओ हो जाएगा दोस्तों, फिर आर हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। तो कहता है कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहता है, देखिए तो सबका स्थान परिवर्तित है, नहीं दोस्तों एक ओ है, देखिए ओ और ओ ओपन दोनों सेम है ना, तो केवल एक अक्षर जो इसका स्थान अपरिवर्तित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक अक्षर, ठीक है।
अच्छा एक और है दोस्तों, सॉरी, एक बाई भी दिया हुआ है, ठीक है, बाई देख रहे हैं, तो एक अक्षर नहीं होगा, दो अक्षर हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक कर गया, दो अक्षर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120 की ओर, सेम टू सेम है दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भिन्न अक्षर को छाटना है दोस्तों, तो छाटिए, इसमें क्या दिया हुआ भिन्न में, देखिए दोस्तों, G7, इधर जी और एम में देखते हैं कितना अंतर खा रहा है, 7 अच्छो 13, 6 का अंतर खा रहा है। इधर देखिए दोस्तों, 16 5 21, 5 का अंतर है, 18 6 24, 13 6 19, देखे तो यहाँ पर 5 का अंतर हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर, भिन्न अक्षर को छाटना है फिर दोस्तों। 5 और 2 7, यहाँ पर देखिए 2 का अंतर हो रहा है दोस्तों, है ना, यहाँ भी देख रहे हैं 2 का अंतर हो रहा है, इधर भी देख रहे हैं कितना, 1 का अंतर हो रहा है दोस्तों, इधर देखे तो 2 का अंतर हो रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ अंतर देखना है दोस्तों, है कि नहीं। इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, ये दोनों में अंतर फिर चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 3 12, 3 का अंतर, इधर 12 3 15, 3 का अंतर, इधर दोस्तों 4 का अंतर हो रहा है, इधर देखिए 3 का अंतर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी अंतर आ रहा है दोस्तों, मतलब कि ये जो है भिन्न अक्षर चुनाव हो रहा है, तो उसको चुन दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखिएगा क्या हो जाएगा, पहले तो बीज आएगा दोस्तों ने, बीज, बीज के बाद क्या आ जाएगा, वृक्ष, बीज, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद वृक्ष बनेगा, यानी 1 5 2, 1 5 2 कहाँ है, देखिए 1 5 2 यहाँ, 1 5 2 यहाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद बोलिएगा दोस्तों लकड़ी है, लकड़ी के बाद फर्नीचर बनेगा, यानी 4 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 125 देखते हैं, TOUCHED को प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के विपरीत में, वर्णमाला के क्रम के विपरीत करा है दोस्तों, मतलब उल्टा से, जेड से शुरू करना है, ठीक है। तो कहता कितने अक्षर के स्थान जो है, कितने अक्षर के स्थान इस व्यवस्था के ठीक मध्य में होगा, ठीक है। तो देख लिए दोस्तों, पहले उल्टा करते हैं, तो सबसे बड़ा वाला कौन होगा दोस्तों, सबसे बड़ा वाला यू, तो यू हो जाएगा, यू के पहले टी हो जाएगा, यू और टी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब टी के पहले क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ भी कैंसिल हो गया, ओ के पहले दोस्तों एच, एच के पहले क्या आ जाएगा, एच के पहले ई, ई के पहले डी, या डी के पहले सी हो जाएगा। तो कहता है इसका मध्य में कौन सा, कहता है ठीक मध्य में, तो देखिए ठीक मध्य में क्या, 3 गो इधर 3 गो इधर, मध्य में कौन सा हो रहा है, एच हो रहा है, तो एच इसका मध्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, तो इसमें टोटल 12 है दोस्तों, आप काउंटिंग कीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि है ना हार्ड उतना नहीं दिया हुआ है, हल्का ही है, इसीलिए छोड़ते इसको है। 127 की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ, गाजर, भोजन, ड्रेसिंग टेबल, भोजन के अंदर तो गाजर आएगा दोस्तों, लेकिन ड्रेसिंग टेबल अलग है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी भी आएगा और मेज भी आएगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, 28 में क्या दिया हुआ है, कहता है वृत्त जो है पत्रकार है, वृत्त जो है पत्रकार को दर्शाता है, पत्रकार। त्रिभुज महिला, त्रिभुज क्या है दोस्तों, महिला। आयत शहरी निवासी, आयत क्या है, शहरी निवासी है, शहरी है। तो कहता है कितनी पत्रकार महिलाएं जो कि शहरी निवासी नहीं है, देखिए शहरी निवासी आता है दोस्तों इतना में आ रहा है, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कहता है कितनी पत्रकार महिला, पत्रकार महिला देख रहे हैं 18 को बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर देखते हैं, डिफरेंस निकालिए दोस्तों, तो 69 और 9 78, इधर 25 का डिफरेंस हो रहा है, इधर 49 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। तो देख रहे हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना, 81 हो जाएगा, तो 81 कीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 233, ऑप्शन नंबर बी। 86 और 105 में देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, 21 का 19 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर 105 और 24 में 19 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी 19 का डिफरेंस हो रहा है, तो आगे भी 19 का डिफरेंस दीजिए, तो 9 3 12 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 162, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर, डिफरेंस निकालिएगा दोस्तों, नहीं, ये गुना करके पहले 33 गुना 2 करते हैं, कितना होता है 66, और 66 में से अगर 5 घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 61 होगा। फिर देखिए गुना 2 करेंगे और -5 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी गुना 2 कीजिए, तो 229 का गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, सॉरी 458, और माइनस में 5 करेंगे तो 453, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कहता है कोई भी शर्ट पैंट नहीं है, कोई भी शर्ट जो है, कोई भी शर्ट जो है पैंट नहीं है,
ये पैंट कहता है नहीं है, ठीक है। कुछ शर्ट जैकेट है, कुछ शर्ट जो है जैकेट है। सभी जैकेट पतलून है, सभी जैकेट जो है पतलून के अंतर्गत है, पतलून, ठीक है। कहता कुछ शर्ट के पतलून होने की संभावना है, कुछ शर्ट के पतलून होने की संभावना है। देखिए कुछ शर्ट जो है पतलून है, देखिए इतना भाग जो है पतलून है, लेकिन इसमें कह रहा संभावना है, ठीक है। जब स्पष्ट दिया हुआ है तो संभावना काहे का, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखता कुछ शर्ट पतलून है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन संभावना लिखा इसलिए गलत, क्योंकि वास्तविक में है ना। कोई भी पैंट जैकेट नहीं है, कोई भी पैंट जो है जैकेट नहीं है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 का आप हल कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 34 में देखते हैं। देखिएगा दोस्तों x और y में एक का अंतर हो रहा है ना, इधर देखिएगा u भी एक का अंतर, और यहाँ देखिएगा तो एक का अंतर, यहाँ पर देखिए क्या एक का अंतर हो रहा है, देख रहे हैं बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, ठीक है। क्या देखिएगा 35 में, यहाँ पर देख रहे 3 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, तो लास्ट टाइम पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 7 11 7 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 11 7 18 7 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 18 7 25 7 का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए तो 4 का डिफरेंस हो रहा है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। कहता ए और बी एक सीधी, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, कहता ए और बी एक सीधी पूरब पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर पर खड़ा है। ए और बी कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर ए हो गया इधर बी हो गया, 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। कहता ए और बी क्रमशः पूरब और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। ए जो है पूरब चलता है, ए जो है यहाँ से पूरब की ओर चला, ठीक है, और बी जो है यहाँ से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। कहता है दोनों 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, ये दूरी हो गया 5, दूरी हो गया 5। कहता है ए जो अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ए अपनी बाईं ओर मुड़ता है, इधर 10 चलता है, 10 चल दिया। उसी गति से बी अपना दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है, उसी गति से बी अपना दाईं ओर मुड़ता है फिर 10 चलता है, ठीक है। फिर दोनों अपने बाईं ओर मुड़कर उसी गति से 5 चलता है, तो ए जो है अपना बाईं मुड़ा फिर 5 चला, फिर बी ने भी अपना बाईं ओर मुड़ा फिर 5 चला, ठीक है। बी पहुंच गया यहाँ पर और ए पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी पहुंच गया, ठीक है। आप कहता हूं उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था 20, इधर 5 आओ जुट गया 25 हो गया, इधर 5 देखिए आओ जुट गया, तो 25 5 30, यानी यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस जो आएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 30 किलोमीटर, ठीक है। 20 और 5 इधर 5 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 37 की ओर, ये आप खुद बनाइएगा, एक बताए हैं, कम से कम एक आप बना लीजिए दोस्तों, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर दे रहा है बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है 38 का, यहाँ पर देख रहे हैं W के बाद x दे रहा है, प्लस में बन हो रहा है, I में से 3 माइनस में 3 हो रहा है, जरा यहाँ पर चेक करते हैं, R के बाद क्या होगा दोस्तों S हो जाएगा, और E में से घटाएंगे 3 तो क्या बचेगा, B बचेगा नहीं, तो S और B कहाँ है, देखिए S और B एक ही में है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा हल कीजिएगा दोस्तों तो फिर आपका टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा, जब 2 ही को में करके ऑप्शन छट रहा है तो फिर छाट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, कहता 50 वाले फलक का विपरीत कौन होगा। देखिए 50 इन सभी में कहीं दिख नहीं रहा, मतलब छुपा हुआ फलक है ना। और एक चीज देखिए यहाँ पर 60 और 60 दोनों मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, खाली फलक अलग है लेकिन मिल रहा है, तो इसको क्लॉक वाइज दोनों को घुमा दीजिए 60 से, 60 40 उसके बाद 30 आएगा, तो 60 40 और 30 आएगा, फिर 60 10 उसके बाद 20, 60 10 और 20, 40 का अपोजिट 10, 20 का अपोजिट 30, अब क्या बच गया, अब यहाँ 60 और 60 क्या बच गया दोस्तों, तो यहाँ पर केवल 50 ही बच गया, तो 50 कर देते हैं, तो 50 के अपोजिट 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 की ओर, यहाँ पर एक दर्पण दिया हुआ दिख रहा है दोस्तों, दर्पण है, तो दर्पण में देखिए तो एक गोल वाला जो है ना दर्पण में इधर चलाएगा, ठीक है, पीछे आ जाएगा, जहाँ त्रिभुज वहां पर आ जाएगा, ठीक है, और त्रिभुज जो है आगे आ जाएगा, तो त्रिभुज देखिए आगे कहाँ कहाँ पर, त्रिभुज एक आगे यहाँ पर है, एक त्रिभुज आगे और कहाँ दोस्तों, देखिए तो त्रिभुज और आगे कहीं है ही नहीं है, केवल ए में ही आगे त्रिभुज है ना, तो केवल ये हो जाएगा, और तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, केवल त्रिभुज ए में आगे, बाकी सब में देखिए पीछे दिया हुआ त्रिभुज, पीछे ही दिया हुआ त्रिभुज है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 41 की ओर, 41 में क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका संबंध इससे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मिरर रख दिया, अगर यहाँ पर रखते हैं मिरर दोस्तों, तो मिरर रखने पर देखिए इसके समान बनेगा, है कि नहीं, तो अगर इसके समझ यहाँ रखते हैं मिरर, तो मिरर रखते हैं तो क्या बनेगा बताइए, तो इसके समझ क्या बनेगा,
यहाँ पर देखिए अपने मन से यहाँ पर ढेर का मतलब कि है लाइन दिया हुआ, इस तरह का लाइन इसमें है नहीं है, ये तो गलत हो गया। समझ गए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका तो देखिए उसके बाद देख रहे हैं, ये देखिए ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन ये लाइन देखिए इसमें सेम टू सेम लाइन दिया हुआ। क्या सेम टू सेम होगा? जब अगर मिरर करेंगे दोस्तों तो है, तो लाइन जो है सेम नहीं रहेगा, लाइन जो है मतलब इधर पट्टी हो जाएगा। समझ गए। इसमें देखिए लाइन सेम है, ठीक है, तो लाइन सेम रहेगा। देखिए लाइन ए भी सेम है, ये भी सेम है, इधर देखिए यहाँ पर ये भी सेम है। क्या सेम रहेगा? नहीं है ना, ई साइड लाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये साइड लाइन देखिए केवल एक ही है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 की ओर। इसमें देख रहे हैं दोस्तों इसका दोनों का मुंह जो है देखिए अपोजिट दिया हुआ, यहाँ पर मुंह अपोजिट है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम पट्टी हो गया, ठीक है, यहाँ भी अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, ये तो ऐसे भी दिख रहा है दोस्तों 43 के, ऑप्शन नंबर क्या होगा बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 की ओर। एक कागज लिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर इसको आधा से मोड़ा गया इस तरह से, फिर उसके बाद फिर मोड़ा गया है, उसके बाद इस तरह से काट दिया गया, यहाँ पर काटा गया है, फिर यहाँ पर काट दिया गया, यहाँ पर, फिर यहाँ पर काट दिया गया है, ठीक है। जब इसको खोलेंगे ना दोस्तों तो ये वाला आकृति 4 जगह बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, सेम टू सेम सामने सामने बनेगा। तो देखिए इस तरह 4 जगह वाला आकृति कहाँ दिख रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए 4 जगह आकृति दिया हुआ है ना खोलने पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। 45 में क्या कह रहा है? कहता है इसको जब इसको हम बनाएंगे दोस्तों तो किस तरह आकृति बनेगा, ठीक है। इसको बना के देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका अपोजिट जो है ये काला वाला होगा, ठीक है, और ये खाली वाला का अपोजिट खाली वाला हो जाएगा। कहने का मतलब ये बिंदु का अपोजिट जो है मतलब ब्लैक हुआ, मतलब इसका बगल में ब्लैक नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं बिंदु का बगल में ब्लैक है तो गलत हो जाएगा, बिंदु के बगल में ब्लैक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक 3 बच गया, एक 4 बच गया, तो ये दोनों का होने की संभावना प्रबल है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना कर रहा है, ऊपर दिया हुआ है कौन सा हो सकता है, कंफर्म नहीं कि होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए बीच में छोटा छोटा ट्रायंगल किया हुआ, देखे तो ये देखिए इस तरह कोई ट्रायंगल इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये वाला आकृति क्या कहीं भी उसमें ऊपर में दिख रहा है? देखे तो ये वाला आकृति नहीं दिख रहा, ऊपर कहीं है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब कौन सा बच गया बता दीजिए। इसमें भी देखिए 2 नंबर में देखिए उसी तरह किया हुआ, तो क्या हो जाएगा? देखिए ना बीच से फाड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 46 के, है ना। 47 देखते हैं दोस्तों। 47 में क्या है दोस्तों? मिलाना है 1 5 9, 1 5 और 9, तो ठीक लग रहा है दोस्तों। 2 5 8, ठीक है, 2 5 और 2 7 8 दोस्तों, 2 हो गया और 7 और 8, देखिए एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है, लेकिन इसमें देखिए बीच से किया हुआ, बीच से आधा से किया हुआ, तो गलत हो गया। इसका सी में देखते हैं 2 4 9 देखते हैं, ठीक है, 2 4 9, यहाँ पर 2 हो गया, ये 4 हो गया और 9 बिल्कुल सही दिख रहा है दोस्तों, 2 4 9, है ना। आगे देखते हैं हम इसको 6 7 8, 6 7 और 8, एक के अंदर एक है, ये भी सही है। 1 3 5, 1 3 और 5, ये भी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता ये वाला आकृति इसमें कहाँ है बताइएगा। देखिए ये वाला आकृति कर रहा है दोस्तों, दिख रहा है ये आकृति? तो ये तो हमें पहला में ही दिख रहा है दोस्तों। देखिए पहला में क्या कर रहा है, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको इस तरह आकृति, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 49 की ओर। इसको जो 90 डिग्री जो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कर रहा है, तो जब घुमाएंगे तो इसको हम एक ट्रायंगल पहले पकड़ते हैं दोस्तों, ये ट्रायंगल पकड़ते हैं, ठीक है। तो जब घुमाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल किधर हो जाएगा दोस्तों? इस तरह से बन जाएगा ये ट्रायंगल, देखिए, ठीक है, ये ट्रायंगल इधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 50 की ओर। इसको हम हर सेट में बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम इस सेट में छोड़ रहे हैं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हल्का है, भारी नहीं रहता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, सेट नंबर 14 खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।